बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बड़े पुरजोर ढंग से अपने स्टाइल में युवाओं को संबोधन करेंगे। फोकस होगा जेन जी का और तमाम बातें कहेंगी। देखिए, हमारे देश में जो है बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा मेजर जनरल साहब भी बता रहे थे। लेकिन जैसा एक फिल्म का भी हुआ है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस समय देश में रोजगार की बहुत बड़ी एक समस्या है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो तरह के जो झगड़े और जंग चल रही है, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अर्थव्यवस्था को फिर से किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और राजनीतिक रूप से मुझे लगता है प्रधानमंत्री का ये सबसे पिछले 12-13 साल में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है। तो इसमें बातें कहने के अलावा उसको ज़मीनी स्तर पे वो कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए, जेन जी के साथ में सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हमें उनको देखना चाहिए कि हमारा और उनसे एक तरीके का डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वो कनेक्ट इस्टेब्लिश करना होगा। सिर्फ ये आंकड़े देने से या सरकार के जो अचीवमेंट हैं उसकी दुहाई देने से काम नहीं बनेगा। जी, तो तस्वीरें भी वहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किन बिंदुओं पर आज अपनी बात रखते हैं, वो तो आज इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम से भी साफ है कि जेनजी को वो सीधे सीधे संबोधित करेंगे, देश की युवा शक्ति को संबोधित करेंगे। उनके लिए आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप रखते हैं, क्योंकि उस रोड मैप पे उन्हें और प्रधानमंत्री और सरकार को साथ मिलकर काम करना है। तो वो रोड मैप बहुत जरूरी होगा। प्रधानमंत्री की किसी भी समय तस्वीरें आ गई हैं, प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले पर पहुंचता हुआ लाहौरी गेट की तरफ से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए, और देखिए फिर इसके बाद रक्षा मंत्री उन्हें वहां रिसीव करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में कर रहे थे कि ये एक चुनौतीपूर्ण समय इसलिए भी है क्योंकि बीते अगर 13 वर्षों की आप जर्नी देखें तो जो 15 अगस्त का ये अवसर एक ऐसे समय पर आया जब जंतर मंतर पर छात्र आंदोलित हुए, और आज एक बड़ा अवसर यहाँ पर सरकार के लिए भी है अपना विजन, एक सकारात्मक संदेश और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रीच आउट प्रोग्राम जो लगातार उस आंदोलन के बाद से सरकार की तरफ से हो रहे हैं, यहां से क्या कहा जाता है। तो देखिए, काफिला आगे पहुंच गया है और अब बस किसी भी वक्त वहां से तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को देखेंगे। लाल किले पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 13वां अवसर है जब प्रधानमंत्री यहां पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले अब तीसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। इससे पहले पंडित नेहरू 17 बार, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी 16 बार, प्रधानमंत्री 12 बार इससे पहले झंडा फहरा चुके हैं। ये 13वां अवसर है। और देखिए, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपको लाल किले की दिखाई दे रही हैं, जहां पर पूरा एक बर्ड आई व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं लाल किले का। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देश के रक्षा मंत्री, देश के रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया, ये 4 लोग जो शख्सियत हैं वहां पर इस वक्त तैनात हैं। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैनात हैं। वहां पर प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायु सेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से। और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा।
उत्तर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। The Guard of Honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ से देखिए सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी 24 जवान शामिल रहे गार्ड ऑफ ऑनर में। अब यहाँ से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और इसके बाद अब जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, जिसकी तस्वीरें आप फिर यहाँ से देखेंगे। 80वां स्वतंत्रता दिवस, जिसके लिए प्रधानमंत्री सीधे पहुंच गए यहाँ पर। और देखिए पूरी एक तैयारी, जिससे आपको कैमरे के हर एंगल से लाल किले की जो सबसे सुंदर विहंगम तस्वीरें हैं वो कम से कम 15 अगस्त के दिन दिखाई देती हैं। और ये लाल किला दिल्ली की पहचान इस लिहाज से भी, जो लोग दिल्ली आते हैं वो अक्सर यहाँ उनके प्लान में रहता है कि लाल किला विजिट करना है, लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले को देखना, लाल किले की इस पूरे तस्वीरों को देखना और इस समारोह को का साक्षी बनना, ये किसी भी भारतीय के लिए एक अलग अनुभव रहता है। और ये जो तस्वीर है, ये देखिए लाल किले की एक भव्य तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीर तक जा रहे हैं और वहां पर संबोधित करेंगे। मेजर रणवीर सिन्हा, जैसा आप कह रहे थे, बहुत सी उम्मीदें हैं इस बार और उन उम्मीदों पर पार पाने की जिम्मेदारी भी है और एक कनेक्ट, एक जुड़ाव, जैसा आपने कहा युवाओं के साथ, उसकी एक परीक्षा भी। देखिए सुचारिता बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि नेशनल बिल्डिंग के अंदर में जब हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क मोर लेस हम एक्वायर कर रहे हैं, मगर नेशनल बिल्डिंग में जब आप एक एम रखते हैं कि हम बाय 2047 एक डेवलप्ड नेशन होंगे, तो उसमें जो इंडिया की पॉलिसी यूथ को डिस्क्राइब करती है वो 15 से 29 साल का है और तकरीबन 27% है। और आज से कई साल बाद वो तकरीबन जो उनकी उम्र होगी 36 से 50 होगा, तो उनको डिलीवर करना है। और इसीलिए इनको यूथ को जोड़ा जा रहा है कि देखिए ये सपना बहुत बड़ा है और आप हम शायद उस समय, मैं तो रहूं ना रहूं, आप लोग जरूर उसको किनारे से थोड़ा देखेंगे। तो ये जो चीज़ें आप देखते हैं ना, ये छोटी सी कोई हलचल हुई है आपने देखा, क्योंकि जेनजी को हम, जेनजी वो भी है जो फौज के अंदर में है, एनडीए में है, आईएमए में है, ऑफिसर हैं, हमारे आईआईटी में हैं, स्कूलों में हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब कर रहे हैं। एक जेनजी है जो लगता है कि शायद, क्योंकि हमने ऐसा पकड़ लिया है कि वो खुश नहीं है, वो नहीं है। हाँ, वो जेनजी जरूर, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसको हल करने की ज़रूरत है, मगर यदि आप उसी पर ज़्यादा जोर दे दें, क्योंकि वो उनका डिमांड 1-2 है, बट डिमांड बहुत बड़ा है। यदि आप इसको देखिएगा, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क में शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर में जोर देना है और चीज़ें हो रही हैं, मगर उनको भी समझाने की ज़रूरत है। आपके अंदर में होश आ चुका है, क्योंकि 15 से 29 साल के लोग समझते हैं, जोश है, उसका जोश खरोश के साथ होश से हमें काम करना है। और वो जो चीज़ें हैं, और हमें बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो चीज़ों की कमी है
वो आकर के बता रहे हैं। हाँ, बताने का तरीका दूसरा हो सकता है। सर माफी के साथ थोड़ा सा तस्वीरों को भी हम डिस्क्राइब करेंगे बीच में। विजय जी, लगातार कवरेज करते रहे हैं आप बीते कई वर्षों में, लेकिन दिल्ली की जब ये तस्वीरें दिखाई देती हैं, जहां एक तरफ गौरी शंकर मंदिर दिखा, फिर दूसरी तरफ देखिए जामा मस्जिद वहां दिखाई दे रही है, तीसरी तरफ लाल किला दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली के एसेंस को डिफाइन करती हैं ये तस्वीर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत समय वहाँ पर गया प्रधानमंत्री को कवर करने भाषण के लिए। एक तो उसका एक एहसास ही अलग होता है। आपने कहा कि ये दिल्ली का एसेंस दिखा रहा है, मुझे लग रहा है ये देश का एसेंस दिखा रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सही बात। देश भी हमारा ऐसा ही है, जहाँ एक तरफ जामा मस्जिद हो, जहाँ एक तरफ गौरी शंकर मंदिर हो, जहाँ एक तरफ लाल किला हो, और यहाँ जो लोग हैं जैन मंदिर भी है। जैन मंदिर बिल्कुल कॉर्नर पे सामने दिखाई देता है लाल किले के। और जो यहाँ गेस्ट हैं वो भी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सभी तरह के गेस्ट को यहाँ पर बुलाया गया। आज के प्रोग्राम के लिए तो खासतौर से 5000 गेस्ट बुलाए गए। इस सरकार के लिए एक बड़ा, जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे कि आपने कहा था कि 92 गाँवों में झंडा फहराया जाएगा, तो वो नक्सलवाद को ख़त्म करने का एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर आया है, जिसे सरकार ने पूरा किया है। अब जो दूसरी परेशानियां हैं उन पर हम कैसे काम करें उसको लेकर हो रहा है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है। लाल किले को आप देखें, हमारे लिए वैसे भी ऐतिहासिक है, और यहाँ जितने लोग आते हैं उन्हीं में से देश के भविष्य को भी हम लोग समझिए। देश के भविष्य को समझने के लिए और देश को समझने के लिए ये जो गेस्ट लिस्ट है यहाँ की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे काम कर रही है उसको कैसे समझना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आज का फोकस ऐसा बताया जा रहा है कि जैन जी को लेकर होगा, महिलाओं को लेकर भी खासतौर से उस पर वो काम करते रहे। हमेशा उन पर महिलाओं का फोकस रहा है कि महिलाओं को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो क्या सर, और अभी अगले साल 7 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वो भी नज़र में रहते हैं किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, कि उसमें, और वो इलेक्शन नहीं है ना, इलेक्शन आपकी सरकार के लिए मैंडेट के तौर पर दिखाई देता है। तो सरकारें कैसा काम कर रही हैं उस पर ये काम हो। जैन जी का इस बार का फोकस बड़ा है, क्योंकि जैन जी ने, मुझे नहीं लगता कि जैन जी जागी है, जैन जी ने देश को जगाया है। हम लोग को ये पहली बार महसूस हुआ होगा, जो हम सब लोग बैठे हैं, आप लोग ज़्यादा जवान लोग हैं, यंग हैं, लेकिन एक समझ में आया है कि हम लोगों का डिस्कनेक्ट था। तो उस डिस्कनेक्ट को कनेक्ट में कैसे बदलना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, और प्रधानमंत्री जी शायद उस पर मैसेज देंगे आपको। विजय जी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी प्रधानमंत्री ने कई अपनी रील्स बनाकर डाली हैं इंस्टाग्राम पर, और वो भी एक तरीका था युवाओं से कनेक्ट करने का, जिसको ये कहा गया है कि गवर्नमेंट एक आउटरीच भी कर रही है। ये कहा भी गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोगों, खासकर जेन ज़ी और जो युवा हैं, उन तक पहुँचा जाए। अब आज के संबोधन में किदवई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आज के संबोधन में प्रधानमंत्री के लिए ये भाषण इस बार बहुत अहम है, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो आंदोलन देखा उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पहला सीधा एक तरह का संवाद है, न सिर्फ युवाओं से बल्कि देश की जनता से भी। तो क्या लग रहा है आपको कि आज उनके इस भाषण के जरिए वो एक समावेशी संदेश क्या देना चाहेंगे आज के लाल किले की प्राचीर से? जी देखिए, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे एक वक्ता है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, दिल से देते हैं, और उनका संबोधन जो होता है लोगों की नब्ज भी समझते हैं। देखिए, जेन जी के बारे में फिर मैं कहूँगा बहुत सारी बातें की गई, कुछ बड़ी भ्रांतिपूर्वक है, कुछ राजनीति से प्रेरित है। देखिए, डिमांड जो थी वो एक बहुत छोटी सी थी कि इम्तिहान जो होते हैं, परीक्षा जो है वो ढंग से होनी चाहिए, और उसमें बार बार ये बदलना, उसका एक लोगों को लगा, और हम सबको उसमें एक तरीके से महसूस हुआ कि हाँ, जो हो रहा है वो गलत है। तो सरकार ने उसमें बहुत सारे उसके बाद बहुत फैसले लिए गए, नीतिगत फैसले लिए गए, बदलाव लाया गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात कहेंगे कि जो चीज़ जो लकीर से हट के हो। देखिए, हम ये तो बहुत कह सकते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, बार बार मैं कहता हूँ, आंकड़े हैं कि हम दिखा सकते हैं कि हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, और युवाओं के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितना उनको रोजगार के। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगी, आप जाएंगी तो आपको एहसास होगा कि वहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर के जो राजनीतिक रूप की जिसकी बात हमारे विजय जी कह रहे थे, क्योंकि राजनीतिक परीक्षा होती है, हमने देखा कि बांकीपुर में चुनाव हुआ, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की, भाजपा के अध्यक्ष की सीट थी, वो वहाँ चुनाव हार गए। तो ये इसमें एक पॉइंट जोड़ूंगी, और साथ में तस्वीरों पे भी थोड़ा सा हम कमेंट्री लगातार करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हम देख रहे थे गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई दे रहे थे, और उनके साथ बाकी सदस्य भी बैठे हुए थे, एनएसए अजीत डोवाल दिखाई दिए, और ये लाइव तस्वीरें भी साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन आपने जब जेन जी के ऊपर, सर रशीद जी, जब आप बात कर रहे हैं,
हर व्यक्ति हर दौर में अपने जमाने का जेनजी रहा है कि हम ये भूल जाते हैं। हर जेनजी मतलब अगर आप उस जमाने के हिसाब से देख लें, विद्रोह तो उस समय आपकी रगों में दौड़ रहा होता है, विरोध करना है या व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना है। हाँ, उसमें जो आपके लिए बेहतरी के रास्ते खुल जाएं तो और अच्छा। तो कितना अंतर था फिर इस बार? जी मीनाक्षी, यही आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। देखिए, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आपातकाल और पूरा का पूरा जो वो एजिटेशन जिसे हम 1977 का कहते हैं, 75 से 77 के बीच में, उसमें युवाओं का ही बहुत ज्यादा योगदान था।